बच्चों, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में आगे पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और उसको समझने की कोशिश की थी। अब हम लोग उसके आगे देखेंगे कि ये रेट ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। बच्चों, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में आगे पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि किस प्रकार से एक केमिकल रिएक्शन की स्पीड या रेट होती है, जिसे हम रेट ऑफ रिएक्शन से डिनोट करते हैं, और वो रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से रिएक्शन को फास्ट या स्लो होने के बारे में बताती है। इसके अलावा लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के रूप में भी नापी जाती है, एज वेल एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के रूप में भी मेजर की जाती है। आगे हम लोग अब पढ़ते हैं कि ये रेट ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पे को कंट्रोल करते हैं, रिएक्शन को फास्ट बनाते हैं या रिएक्शन को स्लो बनाते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। दो तरह की होती है, एक होती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। पहला फैक्टर जो इसको कंट्रोल करेगा वो होता है कंसंट्रेशन। ऑफ रिएक्टेंट, sometimes product और sometimes catalyst। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है इस पर डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है उस पर डिपेंड करेगा, और अगर हमने कैटलिस्ट यूज किया हुआ है तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। क्योंकि हम मानते हैं कि रिएक्शन जब होता है तो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करते हैं, टक्कर करते हैं। उस टक्कर के कारण पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स टकराए, पुराने बॉन्ड टूटे, नए बॉन्ड्स बने। तो ये जो बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड्स बनेंगे तभी तो रिएक्शन होगा। भाई रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है, मतलब रिएक्टेंट का एक अलग रूप होता है केमिकली, प्रोडक्ट का एक अलग रूप होता है केमिकली। तो until unless the bonds present in reactant are broken, product can't be formed। तो पहला स्टेप क्या होगा, रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे। दूसरा स्टेप क्या होगा, अब टूटे हुए बॉन्ड से बनी हुई स्पीशीज में फिर से नए तरह के बॉन्ड्स जुड़ेंगे। और आखिरी स्टेप में क्या होगा, आखिरी स्टेप में फिर से वो बॉन्ड रीअरेंज हुए और अपना प्रोडक्ट बन गया। रिएक्टेंट, बॉन्ड टूटे, फिर से बॉन्ड बने, प्रोडक्ट बना। तो अब ये सारी कहानी डिपेंड कर रही है उस टक्कर के ऊपर कि टक्कर जो है वो यूनिट वॉल्यूम में कितनी ज्यादा है।
एक यूनिट वॉल्यूम में टक्कर कितनी ज्यादा है, और टक्कर कितनी ज्यादा होगी इस बात पे डिपेंड करेगा कि यूनिट वॉल्यूम में कितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स मौजूद है। अरे भाई, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र अगर होगा, अगर जहां पे रश बहुत ज्यादा होगा, तो वहीं तो कॉलिजन ज्यादा होगा, वहीं तो टक्करें ज्यादा होंगी। तो इसका मतलब साफ है कि ये जो कॉलिजन है जिसके कारण रिएक्शन फास्ट या स्लो हो रहा है, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। तो ये कौन सा होगा टर्म के बारे में बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कंसंट्रेशन के बारे में। तो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि रिएक्शन हमारा फास्ट होगा कि स्लो होगा। दूसरा फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसे कंट्रोल कर सकता है? आप खुद सोचिए। हमारा मॉलिक्यूल आ रहा है कोलिजन करने के लिए, टक्कर करने के लिए, आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो टक्कर जोरदार होगी, और टक्कर जोरदार होगी तो हमारा रिएक्शन जो होगा वो फास्ट होगा। रिएक्शन हमारा फास्ट होगा क्योंकि कोलिजन तेज हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ाया, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, वो कोलिजन करने आ रहा है, टक्कर करने आ रहा है। अब टक्कर जोर से होगी। टक्कर जोर से होगी तो इसका मतलब है कि कोलिजन इफेक्टिव होगा और हमारे पुराने बॉन्ड्स जल्दी टूटेंगे। तीसरा होता है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है ये बाहर से डालने वाला एक कंपाउंड है जो रिएक्शन को फास्ट कर देता है। बेसिकली क्या करता है ये एक टर्म होता है बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन की, उसको कम कर देता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनको हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे, उस पूरे चैप्टर में पढ़ते रहेंगे। अगला होता है प्रेशर इनसाइड द वेसल या कंटेनर। कंटेनर के अंदर कितना प्रेशर है? कंटेनर के अंदर कितना प्रेशर है ये कैसे कंट्रोल करेगा? सोचिए। कंटेनर के अंदर बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर, दबा के प्रेशर है, तो क्या होगा? तो मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे। मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, और नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा तो रिएक्शन कैसा होगा? फास्ट होगा। तो दिस इज हाउ प्रेशर इनसाइड द कंटेनर डिसाइड्स या कंट्रोल्स द रिएक्शन विल बी फास्ट और नॉट। अगला है, मतलब ये सीधा सीधा कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर रहा है। अगला टर्म है दैट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि रिएक्टेंट के नेचर पर किस प्रकार से डिपेंड करता है। तो ध्यान से समझिएगा। रिएक्टेंट अगर गैसियस स्टेट में, रिएक्टेंट अगर गैसियस स्टेट में, तो आप प्रेशर बढ़ाने के लिए बढ़ाएंगे। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा कंसंट्रेशन बढ़ेगी। फिर से बोल रहा हूं,
कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, मॉलिक्यूल्स को पास लाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अपन वॉल्यूम कम कर देंगे, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, रिएक्शन फास्ट होगी। अगर हमारा रिएक्टेंट एक्वस सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन स्टेट में, तब क्या कर सकते हैं, तब भी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए हम लोग वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन इज मोल अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अगला, अगर हमारा सॉलिड या लिक्विड स्टेट में हुआ, अगर सॉलिड स्टेट में हुआ, लिक्विड स्टेट में हुआ, तब क्या होगा, तब ध्यान से समझो। सॉलिड पे रिएक्शन कहां होता है, कोयला कहां जलता है, जैसे ये कोयले का टुकड़ा है, कोल, रिएक्शन हो रहा है, कोल है कार्बन, सॉलिड, O2 गैस, CO2 गैस। कोयला तो ये सॉलिड है, O2 आ रही है बाहर से, टक्कर कर रही है, O2 गैस है, चारों तरफ से टक्कर करेगी। अब ये रिएक्शन कैसे फास्ट किया जा सकता है, कोयले को क्या कर दें कि रिएक्शन फास्ट हो जाए। तो हम देख रहे हैं O2 के जो मॉलिक्यूल है इस कोल की सरफेस पे, एक्सटीरियर सरफेस पे, बाहर की सरफेस पे अटैक कर रहे हैं। अगर किसी तरह से हम इस सरफेस एरिया को बढ़ा दें, अगर किसी तरह से हम इस सरफेस एरिया को बढ़ा दें, तो नंबर ऑफ O2 के मॉलिक्यूल्स अब ज्यादा कोल के मॉलिक्यूल से इंटैक्ट करेंगे, मतलब इंक्रीज इन एरिया। और इंक्रीज इन एरिया कैसे कर सकते हैं, साइज को डिक्रीज करके, मतलब डिक्रीज इन साइज। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम कोयले के बड़े बड़े टुकड़े लें तो आग तेज नहीं पकड़ेंगे, लेकिन अगर हमने कोयले के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, तो आग फट से पकड़ता है। कारण क्या है उसका, कारण है कि साइज को रिड्यूस करके, उसका साइज घटा करके हमने उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया है। सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ाने से अब ज्यादा ऑक्सीजन कांटेक्ट करेगी, ज्यादा कोयले से, ज्यादा कार्बन से, और रिएक्शन विल बिकम फास्टर। तो साइज रिड्यूस करने से सरफेस एरिया बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रिएक्शन फास्ट होगा। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो, किसी मेटल के बॉल को हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया। हमको मालूम है मैक्सिमम मेटल्स जो हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके H2 गैस निकालते हैं। हम इस रिएक्शन को फास्ट करना चाहते हैं। मेटल की बॉल सल्फ्यूरिक एसिड में गिराया, हाइड्रोजन गैस निकलने लगी। आई वॉन्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। हम क्या कर सकते हैं, उस बड़ी बॉल की जगह हम छोटे 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 टुकड़े ले लें मेटल के और उनको डिप कर दें। हम देखेंगे रिएक्शन हमारा तेज हो जाएगा, H2 का लिबरेशन फास्ट हो जाएगा। यही कंडीशन होती है जब लिक्विड गैस से रिएक्शन करता है। अगर हमारा लिक्विड गैस से रिएक्शन करता है तो लिक्विड की ड्रॉप ऑफ लिक्विड
की सरफेस पे गैस के मॉलिक्यूल टक्कर करेंगे, लिक्विड की ड्रॉपलेट पे, लिक्विड की ड्रॉप के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो टक्कर करेंगे, और जब गैस के मॉलिक्यूल टक्कर करेंगे लिक्विड की ड्रॉप के ऊपर तो रिएक्शन होगा। अब हम चाहते हैं ये रिएक्शन फास्ट हो जाए, तो इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस ड्रॉप का सरफेस एरिया हम अगर बढ़ा दें, और ड्रॉप का सरफेस एरिया कैसे बढ़ेगा, उस ड्रॉप का साइज छोटा करके, ढेर सारे उतने ही वॉल्यूम में खूब सारी ड्रॉप्स बना दी, स्प्रे कर दिया, स्प्रे, फट से आग पकड़ेगा, खूब तेज आग पकड़ेगा। इसका यूज भी आपने देखा होगा, इसका यूज होता है गैसोलीन स्टोव में। पुराने जमाने में बच्चों जब खाना बनता था तो एक कैरोसिन का स्टोव यूज करते थे, जिसमें हवा पंप करते थे, कैरोसिन भरते थे, एक पतली सी नोजल थी जिसमें पिन मार करके उसको हवा प्रेशर के साथ पेट्रोल गैसोलीन या कैरोसिन को स्प्रिंकल करती थी, स्प्रिंकल, छोटी छोटी ड्रॉप्स, एटम्स, नन्हे एटम्स फेंकती थी। एटम्स तो नहीं बोलेंगे, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, टुकड़े छोटे छोटे। तो हम आग जब उसे लगाते थे वो एक अच्छी मस्त ब्लू कलर की फ्लेम के साथ चलता था, ब्लू कलर की फ्लेम, मतलब भयानक कंबस्शन हो रहा, खतरनाक हाहाकार मचा हुआ, इतना खतरनाक कंबस्शन हो रहा है। तो सॉलिड रिएक्टेंट है, लिक्विड रिएक्टेंट है, ये अगर गैस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो हम अगर इनका सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो हमारा रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी। सॉलिड लिक्विड रिएक्टेंट को अगर गैस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, इनका हम सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो रिएक्शन जो होगा वो फास्ट हो जाएगा। अगला होगा पीएच ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों कुछ रिएक्शंस में जैसे कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें बायो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, कुछ बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, जैसे फर्मेंटेशन देखा है, घर में डोसा बना है, क्या करते हो, डोसे के बैटर को फर्मेंटेशन में ले जाते हैं। तो फर्मेंटेशन में हमारा जो बायोलॉजिकल चीज है दैट यीस्ट, वो यीस्ट जो है वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस में ले जाता है और रिएक्शन में बायोमॉलिक्यूल यानी कि हमारे जो स्टार्च वगैरह के मॉलिक्यूल हैं उनको तोड़ देता छोटे छोटे हिस्से। अब ये रिएक्शन जो है एक जीवित वस्तु करा रही है। दैट थिंग जो हमारा बैक्टीरिया है, जो फंजाई है, जो भी ये रिएक्शन करा रहा है वो एक लिविंग थिंग है। अब तुमने क्या किया, तुमने अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया या पीएच ऑफ सॉल्यूशन को ऊपर नीचे कर दिया, पीएच बढ़ा दिया, पीएच कम कर दिया, कुछ भी कर दिया, अरे 4 बूंद एसिड की डाल दी यार, थोड़ा सा एनिमल डाल दिया तोड़ करके, तो क्या होगा, वो तो मर जाएगा बेचारा। अब रिएक्शन कराने वाला ड्राइवर ही मर गया तो गाड़ी कौन चलाएगा। इसका मतलब है कि कई सारे ऐसे रिएक्शन हैं जिसमें जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट जिस वातावरण में रह रहे हैं उसका अगर हमने पीएच बदल दिया तो हमारा रिएक्शन की जो स्पीड है वो इफेक्ट कर जाएगी। अगला पॉइंट है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट
ऑफ मीडियम। मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मीडियम मतलब वो वातावरण, उस वातावरण का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ये चार्ज स्पीशीज के बीच में होने वाले इंटरेक्शन को कंट्रोल करता है। मोर इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लेसर इज इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस, अपोजिट चार्जेस और सेम चार्जेस। अब मीडियम ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ा लिया, मीडियम ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ा लिया। रिएक्शन करने वाली हैं चार्ज्ड स्पीसीज, आयनिक स्पीसीज जो आपस में इंटरैक्ट करना चाहती है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बीच वाले ने कहा, मीडियम ने कहा कि हम तुम्हें मिलने नहीं देंगे, हम तुम्हारे बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम कर देंगे। तो इससे क्या होगा? पहली चीज, हमारा जो कैटायन है वो भी सॉल्वेंट के साथ मस्त हो गया। कहला जब उससे मिलना नहीं है तो सॉल्वेंट के साथ ही खुश रहो। कैटायन भी मस्त हो गया, एनायन भी मस्त हो गया। तो ऐसी कंडीशन जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है तो हमारा वो रिएक्शन जो है वो फेवर हो जाएगा जिसमें अगर स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन या एनायन ज्यादा होनी चाहिए। अगर स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन या एनायन के ज्यादा होने पर रिएक्शन हमारा फास्ट हो रहा है, रिएक्शन हमारा फेवर हो रहा है, तो ऐसा रिएक्शन मोर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट पर फेवर हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। जैसे SN1 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन फास्ट हो जाएगा जब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम हमारा ज्यादा होता है। और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। मतलब ये कंट्रोल करता है कि हमारे आयंस जो है या रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के चार्जेस के कारण होने वाला जो इंटरेक्शन है उसको कंट्रोल करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। मोर इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, lesser is the interaction between two charges. Lesser is the interaction between two charges. More is the dielectric constant. किसका dielectric constant? Dielectric constant solvent का. More is the dielectric constant. Lesser is the interaction between molecules. अगला कह सकते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये पार्ट, ये पॉइंट उस समय के लिए ज्यादा सिग्निफिकेंट है जब हमारे चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करें। जब चार्ज चीजें रिएक्शन करेंगी तो उस समय ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमारा रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल करें। स्टूडेंट्स, आगे हम लोग पढ़ते हैं कि हाउ द कंसंट्रेशन अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। पहला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ concentration. कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जो होती है या प्रोडक्ट की भी, समटाइम्स कैटलिस्ट, ये रिएक्शन को इफेक्ट डालती है।
और इसकी जो डिपेंडेंसी होगी वो समय के साथ साथ बदलती भी है। जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे डिपेंडेंसी चेंज हो सकती है। तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड मैनर। रेट डिपेंड्स ऑन concentration in complicated manner. Complicated manner. कॉम्प्लिकेटेड मैनर पे डिपेंड करती है, लेकिन डिपेंड करती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी भी चीज को, कॉम्प्लिकेट चीज को समझने के लिए सबसे पहले एक सिंपल मॉडल को समझते हैं। और एकदम से हवा बनाने क्या मतलब है, पहले एक छोटा सा ऐसा मॉडल सोचते हैं जिससे कि हम लोग समझ सकें कि किस प्रकार से रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। तो मान लीजिए हमने कहा रेट is directly proportional to concentration of reactant to the power n। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, कंसीडर ए से बन रहा है बी, रिएक्टेंट है ए, प्रोडक्ट है बी, पी कर लेते हैं। ए साउंड ना पी, पी साउंड्स लाइक प्रोडक्ट, पी साउंड्स लाइक प्रोडक्ट। रिएक्टेंट ए है, इससे बन रहा है पी। तो हमने कहा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की कंसंट्रेशन की पावर है, जहां पे n जो है ये एक्सपोनेंट है, पावर है। पावर 1 हो सकती, 0 हो सकती, 2 हो सकती है, 1.5 हो सकती है, -1 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पावर कुछ भी हो सकती है। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हटाना है मुझे, मैं क्या करूंगा, मैं एक कांस्टेंट k लगा दूंगा। तो ये जो k हैं इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, ये जो n है इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो n को हम लोग कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। k को कहेंगे रेट कांस्टेंट और काइनेटिक कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। के को हम लोग ये नाम देते हैं रेट कांस्टेंट, काइनेटिक कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। के जो होता है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। बट नेवर ऑन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है के रेट कांस्टेंट या काइनेटिक कांस्टेंट जो है ये टेम्परेचर से चेंज हो सकता है, लेकिन कंसंट्रेशन पे कभी नहीं डिपेंड करता है। तो ये कांस्टेंट है जो कि प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन यहां पे एक चीज ये भी देख सकते हैं आप
के की वैल्यू अगर ज्यादा है, के की वैल्यू अगर ज्यादा है तो रेट की वैल्यू भी ज्यादा है। और एक चीज और कि के इज ऑल्सो डिफाइंड ऑन गिवन स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। given stoichiometry of reaction। तो अब हम लोग n समझते हैं। n is the order of reaction। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, 1.5 1.3 3/7 1.8 0 -1 -1.2 कुछ भी हो सकता है। ये एक्सपेरिमेंटली डिफाइन किया जाता है, determined experimentally। इसी प्रकार से के भी एक्सपेरिमेंटली ही आता है, के भी एक्सपेरिमेंटली ही आता है। अब हम लोग जरा यूनिट के बारे में बात करें तो वी सी रेट यूनिट के बारे में बात करें। यूनिट ऑफ के, रेट की यूनिट है मोल पर लीटर पर टाइम, टाइम की यूनिट सेकंड ले लेते हैं, इक्वल्स टू के। कंसंट्रेशन की यूनिट फिर से आ गई मोल पर लीटर की पावर। अब यहां पर हम लोग के को यूनिट को, के की यूनिट को डिफाइन करेंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर की पावर n। तो अगर बच्चों हम लोग कुछ सिंपल वैल्यू ले लें n की, n इज 0 तो मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, n इज 0 तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, n इज 1 तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, n इज 2 तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे करके कुछ वैल्यूज ले लें तो हम लोग k की यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पे ले ली n की वैल्यू, यहां लिखा हमने यूनिट ऑफ के। सबसे पहले n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 0 तो ये हो गया मोल पर लीटर की पावर 0, दैट इज एनीथिंग की पावर 0 इज 1। तो k की यूनिट आ गई मोल पर लीटर पर सेकेंड। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ के इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब n की वैल्यू 1 डालते हैं, n की वैल्यू 1 डाल दी, मोल पर लीटर कैंसिल आउट, मोल पर लीटर कैंसिल आउट, n की वैल्यू 1 है, मोल पर लीटर की पावर 1, मोल पर लीटर की पावर 1 कैंसिल्स आउट। तो ये बन जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट सेकेंड इनवर्स होती है। अब आते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 डाल दी, मोल पर लीटर का स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, n की वैल्यू 2 डाल दी,
मोल पर लीटर का स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो अब यूनिट क्या आ जाएगी बच्चों, लीटर पर मोल सेकेंड। n की वैल्यू 3 डाल दीजिए, तो क्या होगा, मोल पर लीटर की पावर 3 हो जाएगी डिनोमिनेटर में, मोल पर लीटर की पावर 3 हो जाएगी डिनोमिनेटर में। तो आप क्या हो जाएगी यूनिट, दैट इज लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर सेकेंड। इसी प्रकार से हम लोग और भी दूसरे ऑर्डर्स के लिए के की यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यह है कि अगर के की वैल्यू के साथ यूनिट दी गई है, अगर के की वैल्यू के साथ में यूनिट दी गई है, इन यूनिट से तुम सीधा पता कर सकते हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। अगर के की यूनिट गिवन है क्वेश्चन में, स्टार बना करके नोट कर लें कॉपी में, इफ यूनिट ऑफ के इज गिवन इन द क्वेश्चन then there is no necessity that order of reaction should be given। कोई जरूरी नहीं है कि वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको दें। इन यूनिट को देख करके आप पहचान सकते हैं कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। सेकेंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर, मोल पर लीटर पर सेकेंड जीरो ऑर्डर, लीटर पर मोल पर सेकेंड सेकेंड ऑर्डर। इस तरह से जो जो यूनिट है के की, उसको देख करके आप एन की वैल्यू या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप तुरंत समझ सकते हैं। अब देखिए ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या बोला, इसको देखते हैं। थोड़ा सा और आते हैं इसके पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एप्लीकेशन। For a reaction, बच्चों एक रिएक्शन हम लोग लेते हैं, अल्फा ए बीटा बी गामा सी। ए बी रिएक्टेंट है, अल्फा और बीटा इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, सी प्रोडक्ट है, सी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है गामा। अब हम लोग इन जनरल रेट लॉ लिखते हैं। तो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर सम स्मॉल ए, बी की पावर सम स्मॉल बी इंटू सी की पावर सम स्मॉल सी। ये जो ए बी सी और के ये एक्सपेरिमेंटली निकाले गए हैं, यही मैं कहना चाहता हूं। ये एक्सपेरिमेंटली निकाले गए हैं। स्मॉल ए कैन बी इक्वल टू अल्फा, बट इट इज नॉट नेसेसरी। स्मॉल बी कैन बी इक्वल टू बीटा, बट इट इज नॉट नेसेसरी। ये एक्सपेरिमेंटली निकाले गए हैं। के ए बी सी आर एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि के क्या हो गया। के विल बी रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। स्मॉल ए क्या हो गया, स्मॉल ए हो गया ऑर्डर, क्योंकि स्मॉल ए की पावर है,
स्मॉल ए की पावर। तो स्मॉल ए हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। स्मॉल बी क्या हो गया? स्मॉल बी हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी। स्मॉल सी क्या हो गया? ये हो गया, ये सी की पावर है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सी। अब बच्चों हमारा ए प्लस बी प्लस सी यानी कि इन तीनों पावर्स का, इन तीनों एक्सपोनेंट्स का सम, ये क्या हो गया? तो इसको कहेंगे ओवर ऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये हो गया रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर, इन सारी पावर्स का सम। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ए बी सी, ए बी सी कैन बी जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शन, इंटीजर, कुछ भी। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी की वैल्यू जीरो हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी दैट इज ओवरऑल ऑर्डर, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। बट ओवरऑल ऑर्डर ए प्लस बी प्लस सी कैन नेवर बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ओवरऑल ऑर्डर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब हम लोग यहां पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं, जिससे हम लोग को अंदाज लगेगा कि हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकाल कैसे सकते हैं, सोच कैसे सकते हैं। अब रिएक्शन में दिया गया है ए प्लस बी से बन रहा है प्रोडक्ट, ए और बी से बन रहा है प्रोडक्ट। ए को डबल कर दिया, रेट इज डबल्ड। ए को डबल कर दिया, रेट डबल हो गई। बी को डबल किया, रेट becomes कांस्टेंट। बी को अकेले डबल करने पे रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हमसे कहा गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालिए। तो ध्यान से देखिए, ए को डबल किया तो रेट डबल हो गई, तो इसका मतलब साफ है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1। ये डबल हो रहा है कब? जब ये भी डबल हो रहा है, तभी तो संभव है बच्चों। फिर कहा गया कि बी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। बी को अगर डबल कर दिया तो रेट इंडिपेंडेंट। मतलब क्या? 2 की पावर 0।
बी यानी कि ये डबल किया, अब इसकी पावर कितनी होनी चाहिए कि ये ना बदले, तो इसकी पावर होगी फिर 0। तो इट इज 0 ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो रेट लॉ हो जाएगा रेट इक्वल्स टू के ए की पावर 1 एंड बी की पावर 0, या सिंपली के इंटू ए। दिस इज योर रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन विच कोरिलेट्स रेट ऑफ रिएक्शन विथ कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज। रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज के बीच में जो रिलेशन बनता है उसी को कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, और दैट इज कॉल्ड रेट लॉ। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ए से बन रहा है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट है ए, प्रोडक्ट है पी। बोला ए इज ट्रिपल्ड rate becomes 27 times। ए को 3 गुना किया, रेट 27 गुना हो गई, 27 टाइम्स हो गई। अब इन्होंने हमसे फिर पूछा बताइए रेट लॉ क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे? हमने कहा रेट इज के ए की पावर n। अब a को 3 टाइम्स किया, रेट कितने टाइम्स हो गई? 27 टाइम्स। अब खुद सोचना है 3 की पावर कितना कर दिया जाए कि 27 आ। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27। तो एक्सपोनेंट क्या आया, पावर क्या आई बच्चों? पावर आई 3। तो रेट लॉ विल बी रेट इक्वल टू के ए की पावर 3। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और एक कॉम्प्लिकेटेड तो ज्यादा नहीं है, सिंपली है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा करके एक एक्सप्रेशन दिया गया है कि ए प्लस बी इक्वल टू प्रोडक्ट if volume of container is halved, then rate of reaction becomes 8 times। अगर कंटेनर के वॉल्यूम को आधा कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 8 टाइम्स। इफ कंसंट्रेशन of A alone is tripled, then rate of reaction becomes 3 times। अब हमसे पूछा गया है कि रेट लॉ बताइए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए।
तो सबसे पहले तो हम नीचे वाले स्टेटमेंट को समझते हैं, इसको कैच करते हैं कि हम अगर एक ही कंसंट्रेशन को अकेले ट्रिपल कर रहे हैं, 3 गुना कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन 3 टाइम्स हो रही है। हमने बी को नहीं बदला, सिर्फ ए को बदला। ए को 3 गुना किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 3 गुना हो गई। तो इसका मतलब साफ है कि रेट इज के टाइम्स ए की पावर 1 इंटू बी की पावर स्मॉल बी। इसकी वैल्यू अभी नहीं पता, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। ये 1 क्यों आई? क्योंकि ये 3 टाइम्स हुआ, ये भी 3 टाइम्स हुआ। अब आते हैं बी की वैल्यू के लिए। आगे क्वेश्चन में दिया है इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज हाफ्ड, कंटेनर का वॉल्यूम अगर आधा कर दिया जाए, इफ वॉल्यूम इज हाफ्ड, वॉल्यूम आधा कर दिया बच्चों, तो क्या होगा? सोचो। वॉल्यूम पहले कुछ था, आधा कर दिया, वॉल्यूम आधा करोगे तो क्या होगा? कंसंट्रेशन डबल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन इज मोल अपॉन वॉल्यूम। कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल अपॉन वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन विल बिकम डबल, सभी की कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी। अब देखिए क्या स्टोरी बन रही है। रेट के ए की पावर 1 तो आ ही चुका है, बी की पावर हमें नहीं पता है। इसकी कंसंट्रेशन भी डबल हो गई, इसकी कंसंट्रेशन भी डबल हो गई, और ये हो रहा है 8 टाइम्स। तो यहां पर हमको 2 की पावर 1 तो साफ दिख रही है, यहां पर हमको 2 की पावर 1 तो साफ दिख रही, क्योंकि हमने ये सेकेंड स्टेटमेंट से ये चीज कैलकुलेट कर ली थी, यहां पे कैलकुलेट कर ली थी कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है। अब दिस इंटू 2 की पावर कितना कर दें, 2 इंटू 2 की पावर कितना कर दें कि 8 आ जाए, तो जवाब आएगा 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8 के बराबर। मतलब अब हमारी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कि a की पावर 1 है, b की पावर 2 है, तभी a डबल होगा, और b डबल होने के साथ साथ जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारी 8 टाइम्स हो जाएगी। इसका मतलब रेट लॉ हो गया, रेट इक्वल टू के a की पावर 1 इंटू बी की पावर 2। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया? ओवरऑल ऑर्डर हो गया इन दोनों के एक्सपोनेंट्स का सम, 1 + 2 3। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो गया? ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए हो गया 1। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो गया? ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी हो गया 2। अब इस चीज को यहां पर ऐसे भी सोच सकते हैं कि हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इसका देख लीजिए, इस स्टोइचियोमेट्री से कोई रिलेशन सीधा नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। तो रिएक्शन की शक्ल देख करके हम लोग सीधा सीधा नहीं बोल सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। रिएक्शन को देख करके हम सीधा सीधा नहीं बोल सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटली निकालने वाली चीज है।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटली निकालने वाली चीज है जिसमें रिएक्टेंट भी आ सकता है, प्रोडक्ट भी आ सकता है, और तो और कैटलिस्ट भी आ सकता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ खास रिएक्शंस को लेकर के उनके ऑर्डर को बारे में देखेंगे, रेट लॉ देखेंगे जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किए गए। तो पहला रिएक्शन है 2 NO2 4 NO2 सॉरी 2 N2O5 बना रहा 4 NO2 और 1 O2। इसका रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली आता है K N2O5 की पावर 1। यह स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो कोई जरूरी नहीं है कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही ऑर्डर हो। अगला रिएक्शन हमने लिया है 2 Br माइनस BrO3 माइनस 1 H प्लस 3 Br2, यहां बेसिकली 6 H प्लस होना चाहिए, 3 Br2 3 H2। अब इसका अगर हम देखें जो एक्सपेरिमेंट से निकल करके आया है कि रेट इज के Br माइनस की पावर 1, BrO3 माइनस की पावर भी 1 और H2O जो कि प्रोडक्ट है इसकी पावर भी 1। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों हो सकते हैं। अब देखिए यहां पर H प्लस मौजूद नहीं है, ना ही Br2 मौजूद है। अगला है NO2 CO के साथ रिएक्ट करके NO और CO2 बनाता है। अब इसका रेट लॉ देखते हैं, तो रेट इज इक्वल टू के NO2 की पावर 1 CO की पावर 0, इसकी पावर 0। मतलब एक रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है और दूसरे पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर है। अगला देखेंगे 2 ओजोन 3 O2, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहां पे रेट लॉ आता है कि ओजोन की पावर 2 इंटू O2 की पावर डिवाइडेड बाई O2 की पावर 1। तो ओजोन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है 2 और O2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर होगा -1, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में चला गया है, तो O2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा -1। अगला लिया हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करके HCl बनाता है। अब यहां पर रेट लॉ आता है कि H2 की पावर 0 Cl2 की पावर 0, मतलब H2 के रिस्पेक्ट में भी 0 ऑर्डर है और Cl2 के रिस्पेक्ट में भी 0 ऑर्डर है। अगला लिया एसिटल्डिहाइड टूट रहा है मीथेन एंड CO में। यहां पे रेट लॉ आता है कि एसिटल्डिहाइड की कंसंट्रेशन की पावर 1.5, मतलब ऑर्डर इज 1.5 विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, जबकि यहां पे इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। अगला देखते हैं, दैट इज 2 SO2 1 O2 के साथ NO कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और बनाता है 2 SO3। ये रिएक्शन कहां होता है बच्चों? ये रिएक्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्शन में। P ब्लॉक में पढ़िएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन करना है लेड चैम्बर प्रोसेस में, जिसमें NO गैस जो होती है वो कैटलिस्ट होती है। तो यहां पे रेट लॉ आता है कि O2 दिस O2 इंटू NO की पावर 2, यहां कैटलिस्ट मौजूद है, एक ही रिएक्टेंट मौजूद है। रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने वाली चीज है। अब एक रिएक्शन है H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। इस रिएक्शन का रेट लॉ देखेंगे तो रेट इक्वल टू के H2 की पावर 1 इंटू I2 की पावर 1। यहां पर जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं वही आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर है। तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या हो गए? एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन हो गए
जिसमें स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर होते हैं, जिसमें स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर होते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। तो अब एक चीज याद रखना, अगर हमें किसी गिवन रिएक्शन में कोई हिंट नहीं दी गई है ऑर्डर के बारे में, अगर हमें किसी रिएक्शन में कोई भी हिंट नहीं दी गई है ऑर्डर के बारे में, तो हम उस रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन मान करके चलते हैं। इफ इन अ रिएक्शन नो हिंट इज गिवन, if in a reaction no hint is given regarding order of reaction, then we will consider it as elementary reaction। और elementary reaction में क्या होगा? elementary reaction में जो reactant के stoichiometric coefficient हैं वही बन जाएंगे order of reaction। Say about 2a plus b इक्वल टू प्रोडक्ट। अगर ये एलिमेंट्री है तो हम लोग इसका रेट लॉ लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू k इंटू ए की पावर 2 इंटू बी की पावर 1, k इंटू ए की पावर 2 इंटू बी की पावर 1, ये हो जाएगा इसका रेट लॉ। तो बच्चों, आज की क्लास को मैं समराइज करता हूं। आज हमने पढ़ा है कि हाउ कंसंट्रेशन अफेक्ट्स रेट ऑफ रिएक्शन। इसके लिए हमने एक एक्सप्रेशन बनाया जिसको बोला रेट लॉ। रेट इज K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n। ये सिंपलेस्ट फॉर्म था, जहां पर K था रेट कांस्टेंट, काइनेटिक कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, n था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और के जो हैं ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किए जाते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। अब अगली चीज हमने ये देखा, के की वैल्यू जो होती है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और एक चीज बहुत ध्यान से समझेंगे कि ये जो n की वैल्यू है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर नेगेटिव नहीं हो सकता है। अगली चीज कि रेट लॉ बदल सकता है जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोग्रेस करेगा, रेट लॉ बदल सकता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली डिपेंडेंट चीज है वो, उसको ये जो रेट लॉ है उसको एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। तो ये दिस थिंग कैन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे रिएक्शन की प्रोग्रेस हो। फिर हमने आगे देखा कि किस प्रकार से हम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट से पता कर सकते हैं कि क्या होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आफ्टर दैट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने देखा, एंड उसके बाद हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स लिए कि अगर स्टोइचियोमेट्री गिवन है तो हम हमेशा फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं रेट लॉ की। आखिरी चीज जो हमने देखी वो हमने देखी एक रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, जिस रिएक्शन में जो ऑर्डर होता है वही स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होता है। जो ऑर्डर होता है
वही स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होता है। और अगर हमें किसी भी रिएक्शन की रेट लॉ के बारे में कोई हिंट ना दी जाए, तो उस रिएक्शन को हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन कंसीडर कर सकते हैं। थैंक यू।